सुनो, कौन सा चैप्टर चल रहा था? पेमेंट एंड डिक्लेरेशन और डिविडेंड ना, खत्म करते हैं चलो इसे। पेज नंबर, हाँ, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड यहां से चालू करना है क्या? बोलो भाई। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, तीनों ही ले लेते हैं। चलिए गाइस, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड चालू करते हैं। कौन से फंड की यहां पे अपन बात कर रहे हैं? हम लोग यहां पे आईपीएफ के बारे में बात कर रहे हैं। आईपीएफ मतलब इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। ठीक है, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड कौन से सेक्शन में आता है? 125 में। 205 ऑफ 1956 था। हम आगे बढ़ चुके हैं जिंदगी में। ठीक है, 205C ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। वही तो, हम जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, 125 पे आ चुके हैं अब। तो 205 से 125, और 205 था 1956 वाले का, और 125 है 2013 यार। तुम तो एकदम राम जी के टाइम पे पहुंच गए। चलो, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड के बारे में हम बात कर रहे हैं कि फंड को हम कहां कहां पे यूटिलाइज कर सकते हैं। अब देखो, पैसे कमाने का सोर्स तो देख लिया ना भाई, ये बता दिया कि पैसा कहां से आएगा, जो कि जानना बहुत जरूरी था। तो हमें हमेशा ऐसा रहता है, तुम्हारे पास पैसे कहां से आ रहे हैं भाई, इतने पैसे कहां से आ रहे हैं? अब वो बताया जाएगा कि खर्चा कहाँ होता है। ठीक है, कितने पैसे आने के बाद जाते गए, आते तो बहुत है बट जाने के रास्ते भी तो बहुत है। ठीक है, वो नहीं दिखता लोगों को, आती हुई दिखती है लक्ष्मी, जाती हुई तो देखो एक बार। तो यही बोल रहा है, जाती हुई लक्ष्मी देखते हैं अपन एक बार। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, कि पैसा कहां कहां जा रहा है। ठीक है, आपको क्या हो गया? आप ठीक तो नहीं? आप ठीक तो ना? ऐसे एकदम ऐसे लग रहा है कि बस एकदम सोने में ही है। अभी इसको अगर 5 मिनट की अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो एकदम बस। तबीयत खराब हो रही है क्या? ओके, वो कहाँ है आज? खुद के घर पे गई? अच्छा। और कौन है भाई? बट सोए थोड़ी थे आप? अच्छा, और कौन है जिसे नींद आ रही है यहां पे? आ जाओ, यहां आ जाओ। वही तो मैं कह रहा हूं, आ जाओ यहां पे, आ जाओ। चलो, अब कहां कहां पे पैसा खर्च हो रहा है वो देख लो। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, जितना पैसा आया फंड में वो हम खर्च करना चालू कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 125 सब सेक्शन 3 द फंड शैल बी यूटिलाइज फॉर। सबसे पहला तो आओ भाई, अपना पैसा ले लो, जिस जिसका पैसा है। हाँ भैया, रिफंड ले जाओ। चलो चलो चलो, रिफंड ले गए। रिफंड ऑफ अनक्लेम डिविडेंड, मेच्योर डिपॉजिट्स, मेच्योर डिवेंचर, एप्लीकेशन मनी ड्यू फॉर रिफंड एंड इंटरेस्ट देयर ऑन। कोई दिक्कत? सबसे आसान तरीका हो गया आपका पैसा रिफंड। मोटा पैसा तो यहाँ गया, सबसे मोटा खर्चा तो ये अपना। दूसरा है, थोड़ा सा इन्वेस्टर्स के बारे में सोच ले, थोड़ा बहुत इनके बारे में सोच लेते हैं अपन। तो प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टर एजुकेशन, अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन, क्योंकि हमारा नाम भी तो यही है। अब इंसान को थोड़ा सा अपने नाम के साथ से तो रहना पड़ेगा ना, हाँ या नहीं? ठीक है, लिखा हुआ है, वह समझ रहे हो ना? मतलब एक गरीब आदमी भिखारी जिसका नाम है राज, ठीक है। तो अच्छा थोड़ी लगता राजकुमार। पर राजकुमार क्या करते तुम?
वो 5 नंबर 32 पे ठेला लगा दो ठेला। अच्छा राजकुमार, तो अच्छा नहीं लगता वो, थोड़ा ऐसे नाम के हिसाब से जाना चाहिए। ठीक है, तो प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टर एजुकेशन अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, तो आईपीएफ इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। तो इन्वेस्टर भी आएगा, एजुकेशन भी आएगा, प्रोटेक्शन भी आएगा। तो इन्वेस्टर एजुकेशन तो आ गया, ठीक है, और प्रोटेक्शन भी आ गया। बस एक बार अवेयरनेस और बीच में प्रमोशन है, इस चीज को प्रमोट करना। कोई दिक्कत? याद हो गया? अब वो मैं आपको ये समझा रहा था कल, ये डिसगॉर्ज्ड अमाउंट वाला केस, बट ये केस कल पूरा नहीं हो पाया था, तो सुनिए जरा क्या हुआ। एक एग्जांपल देके समझाता हूं, है ना। हुआ ये, स्टोरी सुनो थोड़ी सी। ठीक है, गांव की बात है ये। एक गांव में, ठीक है, एक आदमी है जिसके पास है एक कंपनी के शेयर्स, मगर उसको इतना आइडिया नहीं है, इतना चीज़ों के बारे में पता नहीं है, और उसको लगता है कि ये थोड़ा तिजोरी बिजोरी में छुपा के रखते हैं, नहीं तो चोरी हो सकता है ना। अरे नहीं, उसके दादाजी की बात ही नहीं कर रहा मैं, आप सुनो यार। मैं कहानी में वही एक ही आदमी लेके आऊंगा क्या मैं, दूसरा एग्जाम्पल नहीं आ सकता? ठीक है यार, सुनो सुनो सुनो, नहीं सुनो पूरी बात। हुआ ये, उसका नाम अज्यूम करते हैं अपन दीनानाथ। अरे सुनाओ यार, इट्स ओके, आ गया मन में, बोल दिया मैंने। ठीक है, चलो, दीनानाथ है नाम उसका आदमी का। अब दीनानाथ के पास किसी कंपनी के लाखों रुपए के, करोड़ों रुपए के शेयर्स है, ओके। मगर क्या है, उसे नॉलेज नहीं है इन सब चीजों के बारे में। ही हैव नो आइडिया, ही हैज नो आइडिया रिगार्डिंग द यू नो द डीमटेरियलाइजेशन एंड इन सब के बारे में उसको आइडिया नहीं है। तो उसके घर में क्या है, एक नौकर काम करता है जिसका नाम है शंभू। हाँ, शंभू क्या है, थोड़ा पढ़ा लिखा है, ठीक है, और शंभू को आइडिया है थोड़ा सा शेयर मार्केट के बारे में। तो एक दिन दीनानाथ क्या है, अपने किसी आदमी से बात कर रहा था कि यार मेरे पास तो सर्टिफिकेट पड़ा है शेयर्स का, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं इसका। ठीक है, आज की डेट में इसकी हो गई होगी कीमत अच्छी खासी, करोड़ों रुपए में। तो शंभू क्या है, बात सुन लेता है। अब शंभू क्या करता है, सर्टिफिकेट को चोरी कर लेता है एक दिन, एक रात। ठीक है, उसको रात को जब, ठीक है, दीनानाथ को दूध पिला के सुला रहा था वो तो उसमें नींद की दवाई डाल देता है और उसको पिला के, नहीं नहीं मारता नहीं है, कम ऑन, इट्स नॉट अ मर्डर थ्रिलर हिस्ट्री। हाँ, मतलब मर्डर और थ्रिलर की ऐसी स्टोरी नहीं है ये, ऐसा क्राइम नहीं है ये, मतलब क्राइम तो है ऑब्वियसली, बट वो क्या है, नींद की दवाई मिला के दूध में मिला देता है और वो दीनानाथ सो जाता है। और शंभू जाता है, चाबी वाबी उठाता है, ठीक है, तिजोरी खोलता है, शेयर सर्टिफिकेट निकाल लेता है। अब शंभू का क्या है, एक दोस्त है जो, जिसको आइडिया है कि किस तरीके से फेक डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाए जा सकते हैं। आपने तो देखा ही होगा ना बॉलीवुड मूवीज में, ठीक है बाकी एवरीबडी इज लाइक, डर गए भाई वो, ऐसे थोड़ी करना था, मतलब हंसना ठीक है, बट यार तुम मतलब मासूम बच्चों को देखो तो सही, एक बार इनका चेहरा देखो, डरे हुए सहमे हुए से, वो आ नहीं पाएंगे कल से यार, बोले हमें नहीं जाना वहां पे, राक्षसों की जैसे हंसते हैं लोग वहां पे चलो सुनो अरे देखा है वो, ठीक है, अरे अरे सुन तो लो बाबा, सुन तो लो, ठीक है, मैंने तो उससे बात करी है खूब मेरे को नहीं पता था अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए, अब सुनो हुआ, सुन लो भाई, सुन लो। अब क्या हुआ, शंभू ने क्या किया, शंभू ने वो सर्टिफिकेट चोरी किया, वहां से चोरी करके अपने दोस्त के पास गया। दोस्त ने शंभू की फोटो लगा के, शंभू की फोटो लेके, मगर नाम उस पर लिखा दीनानाथ का, एड्रेस लिखा शंभू का, और एक फेक डॉक्यूमेंट तैयार करवा दिया। वो फेक डॉक्यूमेंट तैयार करके ये लोग शहर आ गए, ये लोग शहर आ गए, है ना। और शंभू ने फ़ोन करके इन्फॉर्म कर दिया कि सर मेरे घर पे मेरे पिताजी की तबीयत खराब हो रही है, तो मैं शहर जा रहा हूँ। उसने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया दीनानाथ ने, दीनानाथ को पता नहीं था इस चीज़ के बारे में, दीनानाथ को नहीं पता था। अगले दिन वो लेट उठा तो शंभू लेटर लिख के दे गया था, और फ़ोन भी कर लिया था उसने पीछे से कि देखो ऐसा ऐसा सीन है, मेरे को जाना पड़ेगा। ठीक है फाइन, वो चला गया। अब उसने क्या किया,
अब उसने वहां पहुंचा, शहर पहुंचा, उसने एक डीमैट अकाउंट ओपन करवाया, किसके नाम से? दीनानाथ के नाम से। खुद को दीनानाथ इम्पर्सोनेट करा। क्या कर रहा है? खुद को दीनानाथ इम्पर्सोनेट कर रहा है। दिस इज अ केस ऑफ इम्पर्सोनेशन। मतलब जो आप नहीं हो वो आप अपने आप को शो कर रहे हो। तो वो बोल रहा है कि मैं ही दीनानाथ हूं, ये मेरे शेयर्स हैं और मेरे को इन शेयर्स का मेरे खाते में चाहिए। ये शेयर्स की इंफॉर्मेशन गई किसके पास? आईपीएफ के पास। आईपीएफ ने मान लो, ठीक है, उसके शेयर्स या फिर कंपनी के पास, और कंपनी ने उसको शेयर्स दे दिए। लेट्स से कंपनी ने उसको शेयर्स दे दिए। बाद में इस इंफॉर्मेशन के बारे में पता चला, तो जैसे इस इंफॉर्मेशन के बारे में पता चला, इसके सारे शेयर्स को क्या कर लिया? जैसे ही एक दिन क्या हुआ, दीनानाथ बैठा था, बोले यार मेरा सर्टिफिकेट तो देखो करोड़ों रुपए का। उसने जैसे ही तिजोरी ओपन करी, नो सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट गायब है। उसको शक हुआ, उसको याद आया, उसने एक पुलिस कंप्लेंट करी, शंभू को गिरफ्तार किया और उसके शेयर्स को कंपनी ने डिसगॉर्ज कर दिया। उसके शेयर्स को कंपनी ने डिसगॉर्ज कर दिया। कंपनी ने उसके सारे शेयर्स को ले लिया, कंपनी ने उसके सारे शेयर्स को अपना बना लिया। कंपनी बोली आज से तुम्हारे कोई शेयर्स नहीं है। हो गए कंपनी के शेयर्स, खत्म हो गए वो सारे के सारे शेयर्स। शेयर्स आर ओवर, नथिंग इज देयर। अब वो शेयर्स किसके पास चले गए? सारे के सारे आईपीएफ के पास। अब दीनानाथ, दैट ओरिजिनल दीनानाथ, उसने क्या किया? उसने एप्लीकेशन दी, उसने अप्लाई किया, ओरिजिनल एविडेंसेस दिए और ओरिजिनल एविडेंसेस देखे, अपने नाम पे शेयर्स करवाए। फाइनली दीनानाथ को समझाया गया कि सर रिस्क किसमें ज्यादा है? शेयर सर्टिफिकेट में। डीमटेरियलाइजेशन में इतनी रिस्क नहीं है जितनी रिस्क किसमें है? सर्टिफिकेट में है। उसको समझ आया इंपॉर्टेंस ऑफ शेयर, इसकी डीमटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज, और फिर फाइनली उसने डीमैट अकाउंट ओपन करवा के अपने नाम पे शेयर्स ट्रांसफर करवा लिया। समझ आया कि नहीं आया? तो ये सब कहानी चली बाद में, आपको पूरा समझ आ गया? दिस इज हाउ शेयर्स वर डिसगॉर्ज्ड। इससे मैंने आपको क्या क्या समझाया? डिसगॉर्जमेंट होना, शेयर्स को कैसे डिसगॉर्ज किया गया, इम्पर्सोनेशन क्या होता है ये समझा दिया, और तीसरा है डिसगॉर्ज शेयर्स को अपने नाम कैसे ट्रांसफर करवाया गया है। तीन बातें समझा दी। समझ आ गया? ओके। Distribution of any disgorged amount among eligible and identifiable applicants for shares and debentures, shareholders, debenture holders or depositors who have suffered losses due to wrong actions by any person. आया समझ में? In accordance with the orders made by court which has ordered disgorgement. ठीक है, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया था, फाइनली उसको पैसे मिल गए, शेयर्स मिल गए। सिंपल। समझ आ गया? बोलो भाई, बोलो, कोई डाउट है किसी को? Reimbursement of legal expenses incurred in pursuing class action suit under section 37(245) by member debenture holder depositor as may be sanctioned by the tribunal. मान लो कोई इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, कंपनी के अगेंस्ट इन्होंने केस किया, आईपीएफ की हेल्प ली, कंपनी के ऊपर केस कर दिया, तो कंपनी के ऊपर क्लास एक्शन सूट हो रहा है। क्लास एक्शन सूट का मतलब होता है जब एक पूरी क्लास के लोग मिलके एक ही केस फाइल करते हैं, इसको कहते हैं क्लास एक्शन सूट। मतलब कंपनी ने डिबेंचर होल्डर्स को पैसे नहीं दिए, लेट्स से, क्या कंपनी ने डिपॉजिट्स का पेमेंट नहीं दिया। अब सारे के सारे डिपॉजिट होल्डर्स या सारे के सारे डिबेंचर होल्डर्स केस करें एक तो, और इसकी जगह पे एक क्लास एक्शन सूट लेके आ गए जहां पे हजारों लोगों का एक ही केस हो जाए। समझ आया कि नहीं आया? बोलो, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? 2000 की बात है, ईयर 2000 तक सिगरेट जो है, ठीक है, वो पूरे इंडिया में कहीं पे बैन नहीं थी। मतलब पीपल वर फ्री टू हैव सिगरेट एनीवेयर, वेर एवर दे लाइक टू हैव। समझ रहे हो भाई? जहां वो बैठ के सिगरेट पीना चाहते थे पी सकते थे। 2000, ईयर 2000 की बात बता रहा हूं मैं। ईयर 2000 तक हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है, डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है और सिगरेट ले रहा है। हाँ, क्लास में तुम बैठे हो, पीछे सिगरेट पी रहे हो। हाँ, चलती बस में सिगरेट पी रहे हो। हाँ, ट्रेन में एस्ट्रे लगवा दी थी। 2000 की बात बता रहा हूं मैं, ईयर 2000। तो एक पर्सन ने एक क्लास एक्शन सूट लेके आया वो सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है, उसने सुप्रीम कोर्ट को पीआईएल फाइल करी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज लाइक ए क्लास सूट, कि मैं पब्लिक के बिहाफ पे, ठीक है, मैं सबके लिए, सबके बिहाफ पे एक केस आपके सामने लेके आया हूं, और सुप्रीम कोर्ट को बोला कि आपने फंडामेंटल राइट दे रखा है क्या हम लोग को? बोले कौन सा?
राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार। बोले हाँ हाँ ऑब्वियसली दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, ये तो है ही सबके पास राइट, सब इंसान अच्छे से फ्रीली हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। तो आपने जब हेल्दी लाइफ जीने के लिए बोल रखा है तो आपने सिगरेट को इस तरीके से अलाउ क्यों कर रखा है? बोले नहीं हमने अलाउ कहां कर रखा है, तो आपने बैन भी तो नहीं कर रखा सर। जज साहब बैन कीजिए इसे, क्योंकि जो लोग नॉन स्मोकर्स है उनके साथ गलत हो रहा है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की आंखें खुली और बात तो सही बोल रहे हैं आदमी, चलो बैन कर देते। 2000 से सिगरेट को कंप्लीटली बैन कर दिया गया इंडिया के अंदर। तो ये जो इस पर्सन ने केस किया, इट वाज अ क्लास एक्शन सूट, जिसने कितने करोड़ों लोगों के बिहाफ पे केस किया। इसको कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो उसी तरीके से अगर कोई कंपनी भाग जाए तो उस केस में पीआईएल फाइल करा जा सकता है, क्लास एक्शन सूट फाइल किया जा सकता है। तो क्लास एक्शन सूट मतलब कि भाई हजारों केसेस, इंडिया में करोड़ों केसेस ऑलरेडी पेंडिंग चल रहे हैं यार, ऊपर से एक ही चीज के लिए। मतलब सोचो, एक इमेजिन करो एक बात, आपको मुझसे मान लो थर्ड पॉइंट में, सी पॉइंट में डाउट है। अब सी पॉइंट में डाउट है मान लो आधी से ज्यादा क्लास को, तो एक बार मैं बता दूंगा मैं सबको। मैंने कहा कि बोलो कौन सा डाउट है, सी पॉइंट सी पॉइंट सी पॉइंट सी पॉइंट से। मैंने कहा ठीक है, सबको सी पॉइंट में डाउट है बता देते हैं, तो एक बार में हो गया ना सबका काम। अब यार आज मैं सी पॉइंट किसी को बताऊं, कल कोई और पूछे, फिर कोई अलग से 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 पूछे, वही पॉइंट मैंने 25-30 बार बता दिया। अरे मैंने कहा तुम क्लास में पूछ लेते यार, एक क्लास एक्शन सूट लेके आओ ना, ऐसे अलग अलग क्या आ रहे हो। आई बात समझ में? उसको कहते हैं लाइक दैट। तो यहां पे क्या है, यहां पे जो क्लास एक्शन सूट होता है कंपनीज के अगेंस्ट, या कंपनी कोई फ्रॉड कर दे उनके अगेंस्ट, या किसी शेयर होल्डर का, डिबेंचर होल्डर का कुछ तरीके से पैसा बाकी चल रहा है, तो वहां पे क्लास एक्शन सूट लेने में आपको आईपीएफ मदद कर सकता है, आपकी हेल्प कर सकता है, और आपको फंड्स भी दे सकता है जो आपके लीगल चार्जेस लग रहे हैं उसके। आई बात समझ में? भाई इसी तरीके से जैसे गंगा रिवर क्लीनिंग प्रोजेक्ट, यमुना रिवर के ऊपर प्रोजेक्ट, ये सब जो आए ना प्रोजेक्ट, ये सब भी पीआईएल से है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से आए। गणेश विसर्जन भी उसी से आए कि जो गणेश जी हैं वो या तो मिट्टी के हों, ठीक है, तो या घर में ही विसर्जन कर, आजकल तो घर में ही विसर्जन करते हैं लोग, बाहर जनरली बहुत कम देखा है लोगों को मैंने। वो तो वहीं पे पानी के अंदर डाल देते हैं ताकि वो मिट्टी बन जाते हैं, उसके बाद उसमें प्लांट लगा लेते हैं ताकि घर के गणेश घर में रहे। जो मैंने देखा इन दिनों हर्बल पूरा हो रहा है, पहले तो प्लास्टिक और केमिकल्स वाले होते थे वो बहुत। चलो हाँ सर, फाइन नहीं लगा सकते सर रिलीजन वाली चीज़ों पे, इंडिया ही है, ठीक है, कोई चाइना नहीं है जहां पे तुम अपने हिसाब से चला सकते हो। अगेंस्ट में आ जाएंगे, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है ना, इसके बारे में बोलना चाहिए, ठीक है ना इसके बारे में कुछ। हाँ, any other purpose identical incidental thereto in accordance with the rules and framed under IPF। IPF के अंदर अगर कुछ और भी टॉपिक्स है तो वो भी इसके अंदर पैसा खर्च कर सकता है। समझ आ गया क्या? कोई डाउट किसी को भी? सब आपके सामने, किसी को छोटा सा भी डाउट है तो पूछ लो अभी, बोलो भाई। बताओ बताओ जल्दी बोलो। अरे क्या हुआ? रिफंड ऑफ अमाउंट, a person amounts referred to in clause A to D of subsection 2 of section 205C of IEPF after the expiry of 7 years as per the provisions of Companies Act 1956 shall be entitled to get the refund out of this fund in respect of such claim in accordance with the rules and made। ठीक है, पुरानी बात है। अब यार एक बात बताओ मुझे, अगर आपको रिफंड चाहिए तो आप किसको अप्लाई करोगे? आईपीएफ को अप्लाई करोगे ना?
मतलब आता है आपको, यही तो लिखा है। According to section 125(4), any person claiming to be entitled to the amount referred in 125C, तो 125 subsection 2 में apply to the authority constituted under 125(5) for the payment of money claimed। ये जो सेक्शंस के बीच में फुटबॉल बना के घुमाया जा रहा है ना भाई, कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें पैसे की जरूरत है और तुम्हें पता लग जाता है तुम्हारा पैसा आईपीएफ में पड़ा है, तो अप्लाई टू द आईपीएफ टू क्लेम योर रिफंड, दैट्स इट। आगे देखते हैं अपन। अदर प्रोविजंस गवर्निंग दी आईपीएफ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द अथॉरिटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फंड। अब ये कब बनी? द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एमसीए हाँ, तभी तो नहीं करने, नहीं करने। रुको एक सेकंड। An authority is being constituted for the administration and maintenance of accounts as well as other relevant records of the fund. तो एमसीए ने क्या किया, 13/1/2016 को एक नोटिफिकेशन लेके आए और उस नोटिफिकेशन में एक ऐसी अथॉरिटी को बनाया जो इस फंड को मैनेज करेगा, मेंटेन करेगा, अकाउंट्स मेंटेन करेगा। ठीक है, बहुत बड़ा नोटिफिकेशन हो गया। वही मैं कह रहा हूं, वही चल रहा है। ठीक है, देखो अब देखो, जो मैं बता रहा हूं उसे उतना ही पढ़ना है अपने को, नहीं तो आप इन सेक्शन सबसेक्शंस के चक्रव्यूह में ऐसा फंसोगे ना, तो ये प्रोविजंस आपको याद होंगे ना समझ आएंगे, और कुछ है भी नहीं है। अच्छा, इसका क्रक्स उठा के देखोगे ना तो कुछ है ही नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अथॉरिटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फंड, तो अगर सिर्फ हेडिंग को भी याद कर लेना तो भी सफिशिएंट है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द अथॉरिटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फंड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है, विद इफेक्ट फ्रॉम 13/01/2016, तो भी ये लाइन सफिशिएंट है। समझ आ गई बात? मगर नीचे की बात सुनना क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने क्या किया, आईपीएफ अथॉरिटी अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन, मेंबर्स, होल्डिंग ऑफ मीटिंग्स एंड प्रोविजन फॉर ऑफिसर्स एंड ऑफिसर रूल्स 2016 लेके आई है। मतलब अब इसमें क्या क्या बातें दे रखी है, अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन कि आईपीएफ के चेयरमैन को कैसे अपॉइंट करा जाएगा उसके लिए रूल बनाया, मेंबर्स को कैसे अपॉइंट करा जाएगा उसका रूल बनाया, मीटिंग को कैसे होल्ड करेंगे और ऑफिस कैसे तरीके से होल्ड कर सकते हैं उसके लिए इन्होंने रूल्स बना दिया। ओके, द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स शैल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द अथॉरिटी। लो भाई, तो जो एमसीए का सेक्रेटरी है ना उसको यहां पे चेयरमैन बना दिया। ओके, क्या बना दिया? चेयरमैन। इन एडिशन देयर शैल बी 6 मेंबर्स, मैक्सिमम लिमिट इज 7, 6 मेंबर को इसके अलावा अपॉइंट करा जाएगा। इसके अलावा एक सीईओ होगा, हु शैल बी द कन्वेनर ऑफ द अथॉरिटी, जो मीटिंग्स बुलाएगा और ये सब करेगा। कितने लोग अपॉइंट हो गए? चेयरमैन, 6 अदर मेंबर्स सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम 7 एंड अ सीईओ हु शैल बी द कन्वेनर ऑफ द अथॉरिटी। कोई दिक्कत अब किसी को? अभी इतना ही करना है इसमें, समझ आ गया? अब आसान लग रहा है? ठीक है, तो अननेसेसरी सेक्शंस में नहीं फंसना है अपने को, प्लीज इन सब से दूर रहिए। ना आपको इस तरीके की चीजें याद होगी और ना आपने को करनी है, ना इंस्टीट्यूट डिमांड करता है। ओके, और ना ही ऐसे क्वेश्चन भेजता है वो इंस्टीट्यूट। ऐसे कोई सेक्शन पूछने वाले थोड़ी क्वेश्चंस पूछता है। अच्छा चलो बताओ इसका सेक्शन क्या होगा। अरे इंस्टीट्यूट जानना चाहता है कि आपको कितना आता है और आप किस तरीके से उसे अप्लाई करते हो, तो आपकी नॉलेज एंड आपकी एप्लीकेबिलिटी को टेस्ट करता है। वही, उसको आपको रट्टू तोता नहीं बनाना, उसको आपके एप्लीकेशन ऑफ माइंड के बारे में देखना है। चलो, प्रोविजन ऑफ रिक्वायर्ड रिसोर्सेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फंड।
अब ये बोलता है कि भाई क्योंकि हमने नई अथॉरिटी बनाई है, इनके पास पैसा वैसा तो होगा नहीं अभी, तो जो फंड्स चाहिए वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और वो कहां से लेके आऊंगा मैं आपके लिए? पार्लियामेंट से। याद आया क्या? याद आया? कल बताया था कि इनके पास इनिशियल फंड्स कहां से आएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट देगा और सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट से लेगा। याद आ गया कि बजट चाहिए, बजट बनता है, बोला था ना। तो ये बोलता है दी सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रोवाइड टू द अथॉरिटी सच ऑफिस, ऑफिस प्रोवाइड करेगा, ऑफिसर भी मैं ही दूंगा आपको, एम्प्लॉयज भी मैं ही दूंगा आपको, अदर रिसोर्सेज इन अकॉर्डिंग विद द आईपीएफ अथॉरिटी, और ये वही सेम रूल्स है। समझ आ गया? ये सारी चीजें मैं ही दूंगा, पैसे भी मैं ही दूंगा। बोलो कोई दिक्कत? अब गवर्नमेंट ऑडिट कौन देखता है? सीएनएजी देखता है। ठीक है, उनके ऑडिट कौन देखता है? सीएनएजी देखता है। अकाउंट्स कौन चेक करता है? सीएनएजी। और फाइनली जो आप अकाउंट्स बनाते हो वो कंपाइल करके किसको दे देते हो? सीएनएजी को। खत्म बात? पक्का? अथॉरिटी टू वर्क इन कंसल्टेशन विद सीएजी ऑफ इंडिया, द अथॉरिटी शैल एडमिनिस्टर द फंड एंड मेंटेन सेपरेट अकाउंट and other relevant records in relation to the fund in respect of in such form as may be prescribed after consultation with CAG. Okay? अब बोलता है ये spending of money. The authority shall be competent to spend the money out of the fund for carrying out the objects. अपने ऑब्जेक्ट्स को कैरी आउट करने के लिए पैसे को खर्च कर सकता है। आपको परमिशन दे दी, मतलब आपको बार बार सीजी से पूछना नहीं पड़ेगा कि पैसे खर्च कर दूं क्या। ठीक है, ओके। ऑडिट ऑफ द फंड कौन करेगा? सीएनएजी एट सच इंटरवल्स एज मे बी डिटरमाइंड बाय हिम। ओके, ऑडिट के लिए सीएनएजी अपॉइंट करवेगा सीए को, या जिससे भी ऑडिट करवानी है उसको सीए अपॉइंट करे, वो सीएनएजी। सीएनएजी एक्चुअली ये तो अथॉरिटी है, तो सीएनएजी यहाँ पे अपनी टीम भेजता है ऑडिट करने के लिए। गवर्नमेंट कंपनीज की ऑडिट सीए करता है। गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स की गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, हाँ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की सीएजी करता है। सीएजी की खुद की टीम होती है, सीएजी का खुद का ऑफिस होता है। कौन? इस बार अभी हो सकता है साउथ का ऑफिसर हो, मेरे को अभी सीएनएजी जो है वो उसका नाम नहीं पता भाई। मेरे को हमारा वाला पता है कि विनोद राय ने हमें अपॉइंट करा था। मतलब सीएजी चेंज होते रहते ना। ये गिरीश चंद्र, ठीक है, मुर्मू। साउथ का, ईस्ट का हो गया यार, साउथ का भी नहीं हुआ। हाँ द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। अरे उसका भाई भाई यार अपनी मर्जी से हाँ, मतलब वो प्रेसिडेंट और ये सीएजी, सही है यार। काफी सारा काम है इनके पास तो। सर घोटाला ऐसे तो फिर प्रेसिडेंट भी कर सकता है, प्राइम मिनिस्टर भी कर सकता है। सर इसके हाथ में फंड्स नहीं है, ऑडिट इनके हाथ। दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड। गुस्सा कर गया, तुमने ऐसे कैसे बोल दिया सुनो तो आप, ये हो गया प्रिपरेशन ऑफ एनुअल रिपोर्ट बाय द अथॉरिटी। अथॉरिटी क्या करेगी? अपनी एनुअल रिपोर्ट बनाएगी और उस रिपोर्ट को द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल कॉज द एनुअल रिपोर्ट एंड ऑडिट रिपोर्ट गिवन बाय द सीएनएजी टू बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट करा जाएगा इसके अकाउंट्स को। आ गया समझ में? कोई दिक्कत? ठीक है, चलो अब सुनिएगा जरा मेरी बात। ये टॉपिक है थोड़ा कम इंपॉर्टेंट। अदर प्रोविजंस गवर्निंग, इसके ब्रैकेट में लिख लो ओनली रीड, ओनली रीड। और इसमें सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट का जो सेकंड पैराग्राफ है ना, ये वाला, ये ही है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, बाकी पूरा ओनली रीड है। ओनली रीड टॉपिक है ये,
बस ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का जो सेक्रेटरी है वो यहाँ पे चेयरमैन, 6 अदर मेंबर्स एंड सीईओ हु शैल बी द कन्वेनर ऑफ द अथॉरिटी। ओके फाइन, ठीक है, छोटे क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। नहीं, एंड मतलब 6 मेंबर्स उसके अलावा, ठीक है, इंक्लूडिंग लिख देता, इंक्लूडिंग नहीं है ना। हाँ, समझ आ गया, ठीक है भाई। अब देखिए क्या, इसके बाद वाला भी तो है, बट वो इजी है, उसमें कुछ वो नहीं है नया। देखिए सुनिए, राइट ऑफ डिविडेंड, राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर्स टू बी हेल्ड इन एबियंस पेंडिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। अब ये जो प्रोविजन है ना, ये देखो थोड़ा सा आज की डेट में थोड़ा सा कम प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप ट्रांसफर करते हो ना शेयर्स को, तो ट्रांसफर और ट्रांसफरी के बीच में थोड़ी सी दिक्कतें आ जाती है। मतलब आज की डेट में प्रैक्टिकली देखा जाए तो जो कंपनीज होती है, लिस्टेड कंपनीज हो गई या फिर आज की डेट में जितनी भी पब्लिक कंपनीज हो गई, सबके शेयर्स कौन से फॉर्म में होते हैं? डीमैट फॉर्म में होते हैं। तो ये ट्रांसफर ट्रांसफरी का इशू नहीं आता वहां पे। बट ये बोलता है कि अगर मान लो कि अगर कुछ एक बंदे ने शेयर ट्रांसफर कर दिए, कंपनी यहाँ पे बोनस शेयर्स दे रही है, डिविडेंड दे रही है, तो कंपनी उसको रोक लेगी कि किसको पे करना चाहिए, हम किसको दें ये शेयर्स, किसको दें ये डिविडेंड, किसको दें राइट शेयर्स, ट्रांसफरर को या फिर ट्रांसफरी को। तो ये बोलता है कि कंपनी इसको होल्ड कर सकती है, अपने पास रख सकती है। समझ आ गया? गिट के फॉर्म में तो आजकल नहीं, पहले से दे सकते थे। नहीं तो क्यों भाई, आप तो डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हो डिपॉजिटरी से, आपको ये सब करने की थोड़ी जरूरत है, कोई शेयर सर्टिफिकेट की थोड़ी जरूरत है गिफ्ट देने। तो आपको तो डीमैट में ट्रांसफर करवाना है। बस अब अगर आपको शो ऑफ करना है तो बड़ा वाला सर्टिफिकेट प्रिंट करवा लो, जैसे चेक प्रिंट होता है। तो वो क्या ओरिजिनल चेक थोड़ी होता है, इतना बड़ा चेक बैंक लेके जाएंगे? कौन बनेगा करोड़पति में जो मिलता है, जहां पे भी मिलता है। बट वो ऑब्वियसली वो जो चेक होता है ना, आपको पता है ना, वो चेक वेक वो अमाउंट तो पूरा दिखा देते हैं, बट वो टैक्स काट के आता है भाई पैसा। आपको पता नहीं है कितना % टैक्स कटता है? 30% टैक्स कटता है इस तरीके के इनकम्स पे। तो समझ आ गया टॉपिक क्या है, समझ आ गया टॉपिक की इंपॉर्टेंस कितनी है। एक बार रीड कर दूं। According to section 126, in case any instrument of transfer has been delivered by a shareholder for registration and the transfer of such share has not been registered by the company। तो भाई क्या मजाक चल रही है? ये सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट कंपनी में पॉसिबल है, पब्लिक कंपनी में तो पॉसिबल नहीं है कि फिजिकल शेयर्स, क्योंकि 2018 के बाद से ये कंपलसरी हो चुका है कि जितनी भी पब्लिक कंपनीज होगी, लिस्टेड और चाहे अनलिस्टेड, उन सबके शेयर्स डीमैट फॉर्म में ही होंगे। तुम कौन हो? सर मैं तो एक पब्लिक कंपनी हूं। कौन सी पब्लिक कंपनी? सर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। तो भी 2018 के बाद से तुम्हारे जो शेयर्स होने चाहिए वो डीमैट फॉर्म में ही होने चाहिए, कंपलसरी है ये, कंपनीज एक्ट ने बोल दिया है। तो फिजिकल फॉर्म में हो ही नहीं सकते, तो एक ट्रांसफर और ट्रांसफरी के शेयर्स का तो दिक्कत ही नहीं होना चाहिए ना भाई। ये प्रोविजन एक्चुअली में स्क्रैप हो चुका है। और सर दूसरा प्राइवेट कंपनी में तो हो सकता है। अरे प्राइवेट कंपनी में भी रेस्ट्रिक्शंस होते हैं भाई शेयर ट्रांसफर करने में, वहां पे इतना सब कुछ थोड़ी लफड़े चलते हैं, वहां तो वैसे भी लिमिटेड लोगों को ही शेयर ट्रांसफर किए जा सकते हैं। तो उनके प्रोविजंस तो वो खुद अपने हिसाब से गवर्न करेंगे ना। सच कंपनी शैल टेक द फॉलोइंग स्टेप्स: ट्रांसफर द डिविडेंड इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स टू द अनपेड डिविडेंड अकाउंट अनलेस इट्स ऑथराइज्ड बाय द रजिस्टर्ड होल्डर ऑफ शेयर्स इन राइटिंग टू पे सच डिविडेंड टू द ट्रांसफरी। ठीक है, एक बार के लिए अनपेड डिविडेंड में डाल देंगे, जब तक ट्रांसफरर नहीं बोल देता कि ट्रांसफरी को पे कर दो, तो हम एबियंस में मतलब हमारे पास साइड में रख लेंगे जब तक ये कुछ डिसीजन नहीं आ जाता। कीप इन एबियंस इन रिलेशन टू सच शेयर्स एनी ऑफर ऑफ राइट शेयर्स, ठीक है, या फिर फुली पेड अप बोनस शेयर्स, ठीक है, वो साइड में रख लेंगे। और ये सब नहीं होता भाई, ये सब प्रैक्टिकली नॉट एप्लीकेबल है। समझ आ गया ना ये? तो ये क्या है, नॉट सो इंपॉर्टेंट। ओके, और अगर किसी को फिर भी मन कर रहा है ना कि नहीं ऐसे कैसे, तो ऊपर की हेडिंग याद कर लेना बस,
क्योंकि उससे अलावा उस नीचे वाले पैराग्राफ्स में कुछ नया नहीं मिला हमें। बट ठीक है, एक होता है ना कि यार लॉ में दे रखा है तो हर चीज थोड़ी कटवा सकता हूं मैं। आप लोग के अंदर सर तो कटवाए जा रहे यार, ऐसे कैसे काम चलेगा यार। तो इसलिए मैं वो फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए पढ़ाता हूँ कई टॉपिक्स तो सर, कि ठीक है एक बार कर लो यार। बेटा तुम नहीं समझते, तुम ये जो मैंने कटवाया ये तो चलो याद करोगे नहीं, जो मैंने ठीक करा वो भी नहीं करते तुम। नालायक कहीं का। वो आएगा नहीं एग्जाम में। चलो, पनिशमेंट फॉर फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड्स विद इन 30 डेज। 30 दिन में डिविडेंड देना है, नहीं तो पेनल्टी कितनी लगती है? कितनी लगती है? 18%। और अगर आईपीएफ में ट्रांसफर नहीं करा तो 30 दिन में 30 दिन से डिले कर दिया, 7 दिन के अंदर अंदर हमें अनपेड डिविडेंड में डालना पड़ता है, उसमें नहीं डाला तो भी 12% ही है। ठीक है, इंटरेस्ट तो 12% ही है। मतलब सिर्फ शेयर होल्डर को पेमेंट देने में दिक्कत दे दी तो 18%, अदरवाइज हर जगह 12% है। समझ आ गया ना? ठीक है। टाइम लिमिट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। Where a company declares dividend, it must be paid, or the dividend warrant thereof must be posted within 30 days from the date of declaration to the shareholders entitled to the same. Okay? अब पता है ये नीचे वाले पैराग्राफ में क्या बोल रहा है? नीचे वाले पैराग्राफ में ये बोल रहा है कि ना कंपनी को ना 30 दिन के अंदर अंदर डिविडेंड वारंट जो भी है वो डिलीवर करना पड़ता है। अगर कंपनी ने 30 दिन में डिविडेंड वारंट डिक्लेयर कर डिविडेंड वारंट पोस्ट कर दिया तो इसमें कंपनी की गलती नहीं मानी जाएगी, भले आपने 30 दिन के बाद रिसीव करा है। बढ़ूं आगे? किसी को तकलीफ लगे तो घर से रीड करके आ जाना, कल पूछ लेना डाउट। चलिए, पनिशमेंट फॉर फेलियर। If a company fails to pay dividend, pay declared dividend or fails to post dividend warrant within 30 days, following punishments are applicable. क्या क्या? Every director of the company shall be, every director बोल दिया। अब यहाँ पे ऑफिसर इन डिफॉल्ट नहीं है, तुम डायरेक्टर हो तो तुम हर डायरेक्टर के ऊपर पेनल्टी लगेगी। अब यहाँ पे एक डायरेक्टर आया और केस बन सकता है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल बन सकता है कि एक डायरेक्टर बोलता है अरे हमारी तो गलती नहीं थी, हम तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, हम तो कंपनी में बैठते ही नहीं है। तो बोले तुम कंपनी में बैठते हो चाहे नहीं बैठते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाई कर रखा है एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ऑफिसर इन डिफॉल्ट नहीं बोला। अगर यहाँ पे लिखता ना ऑफिसर इन डिफॉल्ट तो उसी की गलती मानी जाती है जिसको जिम्मेदारी दी गई थी, मगर यहाँ पे एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years इफ ही इज नोइंगली पार्ट ऑफ द डिफॉल्ट। तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा दैट यू वर नॉट पार्ट ऑफ द डिफॉल्ट। एंड ही शैल ऑल्सो बी लायबल टू पे अ मिनिमम फाइन ऑफ 1000 फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच द डिफॉल्ट कंटिन्यूस। जब तक डिफॉल्ट चलता रहेगा तब तक 1000 रुपए पर दिन की तुमने पेनल्टी देनी पड़ेगी। द कंपनी, अब कंपनी की पेनल्टी कितनी है? कंपनी को तो जेल में डाल नहीं सकते ऑब्वियसली। शैल बी लायबल टू पे सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट 18% पर एनम ड्यूरिंग द पीरियड फॉर विच डिफॉल्ट कंटिन्यूस। सिंपल इंटरेस्ट पे करना है। समझ आया? मतलब मान लो कंपनी ने 2 साल का डिफॉल्ट कर दिया तो सिंपली 36% इंटरेस्ट हो गया। ये मत कर देना कि मान लो 1 लाख का डिविडेंड था फिर 18,000 जोड़ दिए 1,18,000 के ऊपर ना, ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। इसीलिए साफ साफ बोल दिया इन्होंने सिंपल इंटरेस्ट। आया समझ में? ठीक है, तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं देना, ठीक है, सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट पे करना है। बरोबर? ठीक है। अब ये मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवा दिया था एग्जेम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट, कि कंपनी ने डिफॉल्ट नहीं करा, कंपनी ने चला के डिफॉल्ट नहीं कराए, गलती से आपके पास शेयर्स नहीं गए, वो डिविडेंड नहीं गया, तो इसमें कंपनी की नई गलती मानी नहीं जाएगी। वेदर डिविडेंड कुड नॉट बी पेड बाय रीजन ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ। मैंने आपको बताया था ऑपरेशन ऑफ लॉ, याद है? मैंने आपको बोला था वो एक एनआरआई वाला एग्जाम्पल दिया था कि एनआरआई को डिविडेंड इसलिए नहीं जा पाया क्योंकि फेमा, आरबीआई की अप्रूवल लेनी थी, आरबीआई ने अप्रूवल देनी थी अंडर फेमा, इसलिए मैंने आपको पेमेंट नहीं दिया। समझ आ गया? सेकेंड पॉइंट था जहां पे शेयर होल्डर्स ने डायरेक्शंस दिए थे रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड दोस डायरेक्शंस कैन नॉट बी कंप्लाइड विद एंड द सेम हैज बीन कम्युनिकेटेड टू हिम। याद आया कि शेयर होल्डर्स ने बोला था कि आप दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देना, हमने उसको बोल दिया सर
दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि उसमें तुम्हारा जो कोड है वो गलत आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, और हमने ये चीज उसको इन्फॉर्म कर दी थी। देयर इज अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग द राइट टू रिसीव द डिविडेंड, बताया था मैंने आपको, ठीक है। दो बच्चों के बीच में लड़ाई हो रही है, ठीक है, कि पापा प्रॉपर्टी मेरे नाम करके गए, मेरे नाम करके गए। वेयर द डिविडेंड हैज बीन लॉफुली एडजस्टेड बाय द कंपनी अगेंस्ट द सम ड्यू टू इट फ्रॉम द शेयर होल्डर, कंपनी ने एडजस्ट कर लिया पैसा, बोले तुमने पैसा दिया नहीं था, मैंने लियन एक्सरसाइज कर लिया। समझ आ गया? Where for any reason the failure to pay dividend or post warrant within the prescribed period of 30 days was not due to the default of the company, कंपनी का डिफॉल्ट नहीं था, कोविड आ गया था, कंपनी कुछ नहीं कर सकती थी। समझ आ गया? बोलो भाई, कोई डाउट? ये एग्जाम्पल रीड कर लेना। ये बोलता है इन केस ऑफ डिविडेंड पेबल टू अ निधि कंपनी, मेंबर ऑफ निधि कंपनी, is 100 or less, it shall be sufficient compliance for the provision of 127 if the declaration of dividend is announced in the local language in one local newspaper having wide circulation of the announcement, and the announcement and said declaration also displayed on the notice board। ये होता है 100 रुपए से अगर कम का डिविडेंड किसी का होता है तो न्यूज़पेपर में प्रिंट करके देंगे, बस खत्म हो गया, नहीं पूछा जाएगा। डन? क्लियर? क्या सर? 100 से ज्यादा का होगा तो आपके अकाउंट में डाल देंगे, पहले पढ़ा चुका हूं। ये सेम बातें रिपीट हो रही है भाई, कुछ नया नहीं था अभी तक। अरे ये क्या चल रहा है इसके साथ? ये देख लो, ये रहे वो पॉइंट्स, ये मैंने आपको बहुत पहले ही पढ़ा दिया था। देख लो, व्हेन शेयर होल्डर रिक्वेस्टेड कंपनी, डिले वॉज ऑफ शेयर होल्डर और पोस्टल डिलीवरी बता दिया था, डिस्प्यूट है, नॉट पेड ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ, लियन एक्सरसाइज कर लिया, और सर्कमस्टांसेस नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ कंपनी। समझ आ गया? बल्कि बुक से ज़्यादा ही लिख दिया एक, मतलब 2.1 बना दिया, मतलब 1 को 2 बना दिया, ठीक है। क्लियर? और चैप्टर खत्म हो गया, बताइए सबको। बिल्कुल, चलिए। अरे समय भी हो गया, बड़ी जल्दी हुई था समय। हाँ यार, मनोज सर का फोन तो नहीं, GI7 वाले तो आए हैं, नहीं है यार यहाँ पे तो नहीं है। चलो अच्छा, हाँ हाँ सही बात है। ये वाला फोन है ना, दिखने में सस्ता ही है, मतलब ये OnePlus वाला है, ठीक है, मगर इसमें सब ये इसी से है। क्या? सब कुछ इसी से चलता है, मतलब इससे, ये तो पर्सनल यूज़ के लिए है सिर्फ, इससे तो वीडियो शूट वगैरह ही करता हूँ मैं, ठीक है। ये है सब कुछ, अब हम दे ही नहीं सकते भाई। एनुअल जनरल मीटिंग देख लो एबीसी की कब हुई है। एबीसी बेकर्स लिमिटेड हेल्ड ऑन 30th May 2019 declared a dividend at the rate 30% on paid up share capital as recommended by board of directors. However, the company was unable to post the dividend warrant to Mr. Rajan on equity share up to 25th of July. 25 जुलाई तक यहाँ पे पोस्ट नहीं कर पाए। मिस्टर राजन फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट दी कंपनी फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट ऑफ 20% पर है ना। ये क्या 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 फूकिया है आदमी भाई। 25 एक सेकंड यार, ठीक है भाई, मैं मानता हूं, सुनो, मैं मानता हूं कि 30 मेरी बात सुनो आप लोग, ऐसे गुस्सा नहीं भाई। 30 अप्रैल तक, 30 मई तक कंपनी ने बोला कि ऑब्वियसली हम आपको डिविडेंड दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 30 मई से 30 दिन जोड़ दो, 30 जून, 29 जून तक पेमेंट देना है हमें, तो भाई 29 जून तक पेमेंट देना था हमें। माना कि हमसे ठीक है डीले हो गया, तो डीले होने के बाद अब क्या करेंगे? 18% पे करना है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं देंगे। समझ आ गया? बोलो भाई। ये तो डिफॉल्ट हो गया, उसके ऊपर लग गया।
हाँ, the board of directors of Future Fashions Limited at the meeting recommended a dividend on its paid up equity capital, which was later on approved by the shareholders at the AGM. Therefore, thereafter the directors at another meeting of the board passed a board resolution for diverting the total dividend to be paid to the shareholder for the purchase of short-term investments in the name of the company. As the result, dividend was paid after 45 days. समझ आया क्वेश्चन क्या हुआ? मतलब डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स मिल रहे हैं, फायदा हो जाएगा, खरीद लो। उस पैसे से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स खरीद दिया और 45 डेज के बाद पे कर दिया। कर सकते हैं क्या? अरे भाई साहब 5 दिन के अंदर अंदर पैसे को ट्रांसफर करना है, ठीक है, सेपरेट बैंक अकाउंट में, जहां पे 30 दिन में पे करने हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। समझ आ गया? ये बहुत ज्यादा दे रखा है, इतना नहीं आएगा। रेफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग। The board of directors of ABC Tractors Limited proposes to declare dividend at the rate 20% to the equity share, despite of the fact that company has defaulted in payment of public deposits. बोलो। अरे बताया था ना, खुद के लिए मर्सिडीज खरीदनी है, दूसरों की उधारी चुकाई नहीं जा रही, पहले बाहर का पेमेंट दो सर, खुद के लिए लग्जरी बाद में। हाँ, खुद के लिए खाना पीना हो रहा है तो बात अलग है, बेसिक है ना, फैसिलिटीज की बात अलग है, ठीक है। Star Computer Limited declared and paid dividend at the time to all its equity shareholders except the following two cases, जिसमें Mrs. Sheila Bhatt holding 250 shares had mandated the company to directly deposit the dividend to her account, but वो जमा नहीं हो पा रहा क्योंकि सरने में डिफरेंस आ रहा है। समझ आ गया? बट नीचे लिखा हुआ है इसमें, however the company however did not inform Mrs. Sheila Bhatt about the discrepancy. हाँ, कंपनी लायबल है, वेरी गुड। यहाँ पे कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया, क्योंकि इन्फॉर्म करना जरूरी था ना। ये साफ साफ लिखवाया हुआ है आप लोग को मैंने कि इन्फॉर्म तो करना ही पड़ेगा भाई। डिविडेंड ऑफ 50,000 वाज नॉट पेड टू द सक्सेसर ऑफ लेट मोहन इन व्यू ऑफ कोर्ट आफ्टर रिस्ट्रेनिंग द पेमेंट ड्यू टू फैमिली डिस्प्यूट। ये वैलिड है, डिस्प्यूट में तो चलेगा। समझ आ गया? ठीक है। एल्फा हर्बल्स अ सेक्शन 8 कंपनी, अरे डिविडेंड दे ही नहीं सकते तुम, ठीक है। अब ये तो यार अब खुद से करना है यार। 3 क्वेश्चन है, अब खुद से कर लेना। इजी इजी लग रहे हैं? कुछ ऐसा किसी क्वेश्चन को पढ़ के ऐसा लगा कि नहीं आता? मेरे को तो नहीं लगता ऐसा लगा। कल से नया चैप्टर चालू करते। अरे नहीं, मेरे को नहीं, मतलब मेरे को आप लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लगा कि आप लोग को ऐसा लगा, मेरे को ऐसा नहीं लगा कि आपको नहीं आया। ठीक है प्रियांशी, डन। तो फिर जाऊं मैं? चलो ठीक है, जाता हूं।